जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी जीडी एग्जाम 2025 का एनालिसिस। साथियों 10 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे एकदम साथियों सबसे पहले और सबसे सटीक उत्तर के साथ। साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। तो देखिए साथियों इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हम सभी बातें भी आपको बतला देंगे। तो साथियों देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया था कि लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित हैं। तो साथियों महावीर गुड्डू जो हैं ये हरियाणा राज्य के जींद जिले से संबंधित हैं और इन्हें 2024 का पद्म श्री पुरस्कार भी मिला था, यह भी याद रखेंगे। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। ये रहा साथियों अगला पूछा गया था, डबल्स मैच के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है। साथियों डबल्स मैच के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई 36 फुट या फिर साथियों 10.97 मीटर होती है। यदि मीटर में दिया होता तो ये ऑप्शन हो जाता और फुट में दिया होता तो 36 फुट आंसर होता। तो जो भी दिया होगा बच्चों ने लगा दिया और आगे की शिफ्टों के लिए हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे। तो देखिए साथियों जबकि सिंगल मैच के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई 27 फुट यानी कि 8.23 मीटर होती है। तो देखिए साथियों और जानकारी इसके बारे में, टेनिस कोर्ट पर एकल मुकाबले में 2 खिलाड़ी और युगल मुकाबले में 4 खिलाड़ी होते हैं। और टेनिस कोर्ट जो है, टेनिस एक रैकेट से खेला जाने वाला खेल है। इसमें खिलाड़ी रैकेट से गेंद को गेंद की नेट के ऊपर या उसके चारों ओर से विरोधी कोर्ट में मारते हैं। साथियों क्वेश्चन बन सकता है कि रैकेट शब्द किस खेल से संबंधित है। रैकेट शब्द किस खेल से संबंधित है तो यह भी टेनिस से हो जाएगा। देखते हैं अगला क्या पूछा गया था, जैसे कि ये बना हुआ है, लोना शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये साथियों कबड्डी से संबंधित है। किससे? कबड्डी से लोना शब्द संबंधित है। ये लोना शब्द कब और किस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है साथियों, सब हम बताते हैं आपको। देखिए लोना शब्द कबड्डी खेल से जुड़ा हुआ है। कबड्डी में जब कोई टीम अपनी विरोधी टीम के सभी खिलाड़ियों को मैच से बाहर भेज देती है तो उसे अतिरिक्त अंक मिलते हैं, जिन्हें साथियों क्या कहा जाता है, लोना कहा जाता है। लोना शब्द लोनी से लिया गया है जिसका मतलब होता है असफल यानी कि हारना। लोना का मतलब असफल या हारना होता है साथियों। तो देखिए लोना मिलने के बाद विरोधी टीम के सभी खिलाड़ी फिर से मैदान में आते हैं, यानी कि हारने के बाद फिर से मैदान बाहर हो जाते हैं और फिर से मैदान के अंदर आकर फिर से खेल आरंभ हो जाता है। ये था। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था नेक्स्ट, ये पूछा गया था संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंध रखता है। अनुच्छेद का संबंध किससे है साथियों, तो अनुच्छेद में साथियों संवैधानिक उपचार का अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार है और इसको साथियों ये बात याद रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, किसको, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये बातें याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख है। यह अनुच्छेद किसी भी नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। साथियों कोई भी यदि मामला है तो कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय भैया ले जा सकता है अपने अधिकार के माध्यम से। किसी भी समस्या का जो है वो कहता है कि हम न्यायालय में इसका समाधान चाहते हैं, आपसे नहीं चाहते हैं, तो वो ले जा सकता है। समझ गए ना। देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों, खिलाफत आंदोलन से पहले भी शिफ्टों में प्रश्न पूछा जा चुका है। साथियों पूछा गया था इस बार खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा हुआ था। तो ये साथियों इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ था। जबकि इसका पहले शिफ्ट में क्या पूछा गया था, खिलाफत आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम के साथियों लड़ाई में किस आंदोलन के साथ साझा किया, मतलब किस आंदोलन के साथ जुड़ गया था। तो वो असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ा था। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। ये रहा जानकारी साथियों क्या है, खिलाफत
थोड़ा सा बड़ा कर ले ताकि और स्पष्ट दिखाई दे। कहता है कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1919 में हुई थी या 1922 तक चला। इस आंदोलन का मकसद ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर तुर्की के खलीफा के पद को दोबारा स्थापित करना था और इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली भाइयों ने किया था और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और साथियों महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने भी भाग लिया। इस आंदोलन में ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित किया। क्या किया? चिन्हित किया। और इस आंदोलन के जरिए जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। तो साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। ये पूछा गया था कि विज्ञान में वी अक्षर जो है क्या दर्शाता है। तो वी अक्षर जो है साथियों ये वेग को दर्शाता है। वी अक्षर विज्ञान में वेग को दर्शाता है, जबकि साथियों टी दर्शाता है समय को, डी दर्शाता है दूरी को, ए दर्शाता है त्वरण को, एफ दर्शाता है बल को और डब्ल्यू दर्शाता है कार्य को। यहाँ पर कार्य आधा लिखा कार्य वैसे ही है और पी दर्शाता है शक्ति को। और साथियों क्या दर्शाता है? बहुत चीज है जो दर्शाता है साथियों। ओमेगा, ऐसा ओमेगा है जो ये साथियों किसको दर्शाता, और ये ओम का साइन हो जाता है। ये साथियों आर जो होता है ये प्रतिरोध को दर्शाता है, ये प्रतिरोध को दर्शाता है, जानते होंगे। और साथियों ये हो जाता है ओमेगा, यानी कि ये साइन जो है ओम को दर्शाता है, ओम को दर्शाता है। समझ गए ना? देखते हैं अगला साथियों ये प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के वर्तमान CAG कौन है, यानी कि साथियों किसके बारे में जानकारी पूछ रहा है? साथियों ये पूछ रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। CAG कौन है? तो ये साथियों कौन है? ये है संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति साथियों वर्तमान में भारत के CAG हैं। तो देखिए 1989 बैच के IAS अधिकारी संजय मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG नियुक्त किया है। और आंध्र प्रदेश के कैडर सदस्य मूर्ति वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव हैं। साथियों उच्च शिक्षा सचिव हैं। और देखिए इसके बारे में यह महत्वपूर्ण जानकारी है कि CAG का पद साथियों इंग्लैंड से लिया गया है और CAG का वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है। देखते हैं साथियों अगला क्या पूछा गया था। अगला ये साथियों पूछा गया था वर्तमान में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कौन है। तो कैबिनेट सचिव वर्तमान में है डॉक्टर TV सोमनाथन। कौन? डॉक्टर TV सोमनाथन ये वर्तमान कैबिनेट सचिव हैं। देखते हैं इनके बारे में जानकारी। सोमनाथन ने आज श्री राजीव बाबा की सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के नए कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार संभाला। डॉक्टर सोमनाथन तमिलनाडु कैडर 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। साथियों देखते हैं अगला, ये बहुत इजी प्रश्न पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम साथियों किस राज्य से संबंधित है। तो ये केरल राज्य से संबंधित है। ये साथियों शास्त्रीय नृत्य है जो 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसके बारे में जानकारी हम आपको दे देते हैं। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और मोहिनी अट्टम नृत्य भगवान विष्णु के स्त्री अवतार मोहिनी की पौराणिक कथा पर आधारित है। यह नृत्य नाट्य शास्त्र की लास्य शैली पर आधारित है। यह साथियों लास्य शैली याद रखेंगे। ये पूछ सकता है कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस शैली पर आधारित है और इसके बारे में जानकारी बनता है। साथियों जानकारी ज्यादा देते रहेंगे तो फर्जी बात हो जाएगा। देखिए अगला साथियों प्रश्न क्या पूछा गया था। ये पूछा गया था कि सुरेंद्र मोहन मिश्र और गोदावरी सिंह कला के क्षेत्र में 2024 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध किस राज्य से है ये बताना है। तो ये साथियों उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से संबंधित है, यानी कि यूपी राज्य से बिलोंग करते हैं।
और ये साथियों जो है गायन के क्षेत्र से संबंधित हैं और बनारस घराने से संबंध रखते हैं। तो देखते हैं अगला क्या पूछा गया था। अगला साथियों पूछा गया था कि किसी राज्य की विधान सभा में कोई धन विधेयक किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये राज्यपाल की भैया सिफारिश पर, राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर भैया प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए धन विधेयक के बारे में और जानकारी साथियों क्या क्या है। देखिए धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में किया गया है। किसी राज्य की विधानसभा में धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है और धन विधेयक कराधान, सरकारी खर्च, उधार या किसी अन्य वित्तीय मामलों से जुड़ा होता है। और धन विधेयक भैया जो है, धन विधेयक को विधान परिषद में पेश किया जा सकता है। और धन विधेयक जो है क्या साथियों, धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी पड़ती है, ये बातें याद रखेंगे। लोकसभा में धन विधेयक को पेश करने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा में लोकसभा से आए धन विधेयक को 14 दिनों के अंदर वापस कर देती है और राज्यसभा धन विधेयक को संस्तुति के साथ साथियों उसके बिना वापस कर सकती है। और साथियों लोकसभा राज्यसभा की संस्तुति के स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। देखते हैं अगला साथियों क्या पूछा गया था। अगला साथियों ये पूछा गया था, क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था कि कौन सा त्योहार नवंबर महीने में मनाया जाता है। तो साथियों दीपावली ही नवंबर महीने में मनाया जाता है। शायद ऑप्शन में था या नहीं था, अब पता नहीं। ऑप्शन में था तो लगा देते, नहीं तो अन्य कोई सब हो जाता। तो साथियों बहुत प्रश्न पूछे गए थे। एक 2020-21 में जल की मात्रा साथियों, जल का प्रतिशत मात्रा पूछी गई थी। और साथियों हमें इतने ही प्रश्न सही रूप से पर्याप्त हो पाए हैं साथियों। और साथियों देखिए यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक लाइक करें प्यारा सा और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि जिसका आगे शिफ्टों में एग्जाम है वह साथियों देख सके। और कमेंट में साथियों जरूर बताएं हमें कि यह लेक्चर आपको कैसा लगा और आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम है। और साथियों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों इसका पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। और साथियों व्हाट्सएप ग्रुप होगा उस पर भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से साथियों आपको फ्री बुक जो है, लेटेस्ट बुक जो है वो फ्री बुक का पीडीएफ मिलेगा जो साथियों आपकी परीक्षा की तैयारी में 4 चांद लगा देंगी। साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।